हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। भाई आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर कौन है और पहले इतिहास में अब तक कितने गवर्नर रह चुके हैं, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि डिप्टी गवर्नर्स कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने टोटल लोग होते हैं, फिलहाल आरबीआई के ऑफिसेस कहां कहां हैं, आरबीआई क्या काम करता है, कैसे रेगुलेट करता है, इन सब बातों के बारे में आज समझने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में जो सिलेबस हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये पूरा बेस्ड रहेगा आरबीआई पर, यानी सेंट्रल बैंक पर। जैसे हमारे भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, कुछ हम आपको वो भी बताएंगे कि जैसे अदर देशों में उनके सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है। जैसे हमारे देश में तो आरबीआई कहते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी आरबीआई है? नहीं, पाकिस्तान में वहां के सेंट्रल बैंक को जो अन्य बैंकों को कंट्रोल करता होगा उसका कोई और नाम है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सब कुछ जानने वाले हैं कि पहली बार आरबीआई कितने रुपए के साथ कहां पर बनाया गया और इसे मुंबई में कब ट्रांसफर किया गया, इसके पहले गवर्नर कौन बनाए गए, आज इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस और क्या एज होती है, सब कुछ यहां पर समझेंगे। ध्यान से देखिएगा और जहां जरूरी लगे आपको वो नोट करते चलिएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे। भाई एग्जाम में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा करके देखिए, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि आरबीआई से बेस्ड होते हैं। आप जानते हैं कि आरबीआई ही हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम आरबीआई को समझने के बाद फिर हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, एसडीएफ, इन सबका नाम यदि आपने सुना है तो इन्हीं सबके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनको बढ़ाने, इनको घटाने से मार्केट में महंगाई पर क्या कंट्रोल होगा, कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई, सबके बारे में समझेंगे। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। इससे पहले हमें ये जानना है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। वैसे आपको सिंपल भाषा में यदि हम बताएं कि सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश में अन्य बैंकों को कंट्रोल करना और उनकी मदद करने वाला बैंक, यानी उनको बनाने वाला बैंक, उन्हें लाइसेंस देने वाला बैंक, जो उन्हें कंट्रोल करता है, उसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। आपको कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, यही नियम बनाता है अदर बैंकों के लिए और यही सारे काम करता है, बैंकों की मदद भी करता है। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन क्या है। अ बैंक विच इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ बोथ गाइडिंग, यहां पर हमने बता दिया आपको, गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नोन एज द सेंट्रल बैंक। एक बैंक जिसे देश की बैंकिंग प्रणाली का मार्गदर्शक और विनियमन दोनों के कार्य को सौंपा गया है, वह केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। यह तो है एक किताबी लैंग्वेज, लेकिन अगर आपको बताएं कि हमने आपको समझा ही दिया है कि सेंट्रल बैंक क्या है, बाकी बैंकों को कंट्रोल करने वाला बैंक। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी और जैसे अन्य देशों में उनका सेंट्रल बैंक पॉलिसी जो बनाता है कि बैंकों को कैसे काम करना है, वही सेंट्रल बैंक है। अब सवाल यह बनता है कि किस देश के बैंक को हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे देश में आरबीआई नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल जानते हैं, नोट भी यही प्रिंट करता है। वहां पे उनके सेंट्रल बैंक जिनका जो नाम होगा वो हम यहां समझेंगे, वहां पर भी वो नोट प्रिंट करते होंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर सेंट्रल बैंक जो है वो हमने डेफिनेशन समझ ली है। अब हम जानते हैं कि दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स हैं प्रमुख देशों की, उनको क्या नाम दिया गया है, क्या नाम है। एग्जाम में यहां से सीधे एक प्रश्न बनता है, आपको वो जवाब देना हो।
तो दुनिया के कुछ सेंट्रल बैंक्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्वीडन। बैंक ऑफ स्वीडन, इसका दूसरा एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्वेरिक्स रिस्क बैंक। ये जो बैंक है यह दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक माना जाता है, जो कि 1668 में स्थापित किया गया। याद रखिएगा, बैंक ऑफ स्वीडन। बैंक ऑफ स्वीडन जो है वो दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक माना जाता है, की स्थापना 1668 में हुई थी। ओके, इसका दूसरा भी नाम हमने बता दिया है, यह दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक माना जाता है। यह हमने यहां पर उसका लोगो भी दिया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं। जैसे ये है एक अगला बैंक जिसको बैंक ऑफ फ्रांस कहते हैं। ये 1800 में स्थापित किया जाता है, बैंक ऑफ फ्रांस। वहां का फ्रांस का ये सेंट्रल बैंक है, फ्रांस का ये सेंट्रल बैंक है। आप जानते हैं हमारे देश का ये यूपीआई है, वो फ्रांस में जो आप जानते हैं पेरिस जो है, पेरिस जहां पर एफिल टावर बना हुआ है, वहां पर यूपीआई काम करने लगा है। यूपीआई हमारे भारत की ही देन है और यह पूरे देश में तो काम अच्छा कर ही रहा है, अन्य देशों को भी यूपीआई से जोड़ा जा रहा है। बड़ा ही आसान होता है। यूपीआई के बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे कि यूपीआई की जरूरत कैसे महसूस हुई और यूपीआई काम कैसे करता है। कि भाई, तो यहां पर बैंक ऑफ फ्रांस हमने समझ लिया है, जो कि 1800 में स्थापित किया गया है। बैंक ऑफ जापान, जस्ट अ मिनट, बैंक ऑफ जापान। यहां पर जो अगला बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ जापान। 1882 में यह बनाया गया है, बैंक ऑफ जापान। ये वहां का सेंट्रल बैंक है, जापान का। तो विकसित देश है जापान। आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस पर बॉम्ब गिराए गए। लगभग हमारा देश जब आजाद हुआ है तब उस पर बॉम्ब गिराए गए, तो बॉम्ब हमसे पहले गिराए जा चुके हैं 1945 में। यानी हमसे मींस कि हमारा देश 1947 में आजाद होता है, लेकिन यहां पर बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय जो कि अमेरिका ने गिराया हिरोशिमा पर, यहां के शहर हिरोशिमा पर। उसके बाद नागासाकी पर गिराया 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम रखा था इन्होंने फैट मैन। ये बॉम्ब गिराने के बाद यह पूरा देश तहस नहस हो गया, लेकिन हमारा देश भी 1947 में आजाद हुआ। इन दोनों देशों में बहुत अंतर है, कहां जापान और कहां भारत। इतना अंतर है, इतना ज्यादा अंतर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो एक विकसित देश है, वो बहुत आगे है, भारत अभी बहुत पीछे है। कारण है पॉलिटिशियन। हमारे देश की जो राजनीति है वो इतनी खराब है कि देश को आगे ही नहीं बढ़ने दे रही। ठीक है भाई, तो ये सब आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम अपना टॉपिक यहां पर फोकस करते हैं। बैंक ऑफ जापान आपको बता दिया है 1882 में बनाया गया, बैंक ऑफ जापान। इसके अलावा स्विस नेशनल बैंक, स्विस नेशनल बैंक 1902 में स्थापित किया गया था और यह स्विट्जरलैंड का बैंक है। ये वहां का सेंट्रल बैंक है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर बैंकों के नियम क्या है कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं देता है। इसी का फायदा उठाकर हमारे भारत के बहुत सारे राजनेता जिनके पास काला धन है, वो सब यहां से पैसा ले जाकर के स्विस बैंक में जमा कर देते। केवल वहां पर नाम नहीं होता है, सबका थंब इंप्रेशन लगता है और आंखों की पुतलियों के निशान लगते हैं, मतलब पुतलियां जो है इनका एक स्कैन किया जाता है इनको। बस इतना इंफॉर्मेशन ही काफी होती है उस व्यक्ति के बारे में, उसका नाम, उसकी डिटेल, कुछ नहीं। भारत से जाकर के लोग वहां पर स्विस में पैसा जमा करते हैं। आपको याद होगा राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। जब राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले चुनाव लड़ने से पहले अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो जितने भी नेताओं का जितना भी काला धन है मैं उसे स्विस बैंक से वापस लाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत सा पैसा वापस लाई और देश के विकास में लगा। होना चाहिए हमारे देश में भी, अगर राजनेता चाहें तो स्विस बैंक में पड़ा हुआ पैसा, यहां पर राजनेता मर जाते हैं उनका पैसा वहीं रह जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वहां से जाकर के वो पैसा लेके आए और भारत के विकास में लगाएं। हालांकि आपने कहा, सुना भी होगा, मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। नहीं चाहिए किसी को 15 लाख, और वैसे भी लेके करेंगे क्या? बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी कि यदि सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी। इसका कैसे इंपैक्ट पड़ेगा ये हम आगे आपको समझाएंगे कि सबके अकाउंट में इतना पैसा आने से नुकसान क्या है। नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, ये हम आगे समझा देंगे। चलिए, यहां पर हमने स्विस नेशनल बैंक के बारे में आपको बता दिया है।
के बाद एक और बैंक देख लीजिए, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। अब जानते हैं अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, कोई भी राज्य अगर चाहे तो अपनी मर्जी से उस देश में शामिल हो सकता है और अपनी ही मर्जी से अलग भी हो सकता है। बट हमारा देश फेडरल नहीं है, हमारा देश है यूनियन। और यूनियन का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अगर हम में शामिल होना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन शामिल होने के बाद अगर अलग होना चाहता है तो किसी कीमत पे अलग नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं यूनियन यानी संघ। हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है वो यही तो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी अपनी मर्जी तो आ तो सकते हैं राज्य, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, हम आपको ये जो बताया है ये दरअसल आपको याद कराने के लिए बताया है कि फेडरल शब्द का मतलब यही होता है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका स्टैब्लिश होती है 1913 में, और जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। आगे देखते हैं भाई, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ये जो बैंक है 1934 में बनाया जाता है। और इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे भारत का बैंक बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को आपका जो बनाया जाता है वो कलकत्ता में 5 करोड़ की कीमत के साथ बनता है। के बाद क्रमानुसार देखें तो सेंट्रल बैंक, बट प्राइवेट होता है। जितने भी बैंक आप देख रहे हैं ना, जितने अभी आपने सेंट्रल बैंक पढ़े, ये सबके सब सरकारी थे। लेकिन हमारा जो रिजर्व बैंक था ये एक प्राइवेट बैंक था, केवल 5 करोड़ की कैपिटल के साथ ये बनाया गया था। बड़ा ही एक आप कहिए कि चमत्कारी एक वो है। अंग्रेजों, ये पूरे विश्व में इत्तेफाक समझिए कि सारे बैंक जितने भी बने वो सब सरकारी थे, लेकिन हमारे देश का जो दुर्भाग्य है वो एक जो सेंट्रल बैंक बन रहा था वो भी प्राइवेट। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की सरकार। भाई इसके बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का याद रखिएगा 1948 में पीपल्स बैंक ऑफ, हम और जो चाइना है दोनों साथ साथ में आजाद हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कहां चाइना और कहां भारत, कहां चाइना कहां भारत, बहुत फर्क है। हालांकि अब कहें कि नहीं ऐसे क्या कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन एक और से करके आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि कहां भारत और कहां पाकिस्तान। वो भी तभी आजाद हुआ है, हम भी तभी आजाद ही हुए हैं, हमसे सेपरेट हुआ है। वो कहां रह गया, हम कहां निकल आए। अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन अपने आप को सच्चाई दिखाने के लिए ये है कहां चाइना और कहां हम, दोनों बराबर ही आजाद हुए हैं, समय हमने बराबर ही लिया है। लेकिन वो बात देश बहुत आगे है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, कि आर्मी उसका सब कुछ इतना स्ट्रांग बन चुका है कि वह बहुत आगे निकल चुका है। भाई यहां पर आप याद रखिएगा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना 1948 में यह बैंक बनाया जाता है, 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बस इसी का इंतजार था आपको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसने अपने यहाँ के सेंट्रल बैंक का नाम ही रख रखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और कोई नाम ही नहीं मिला इनको। भाई स्टैब्लिश हुआ है 1948 में। अच्छा लेकिन आजाद तो 1947 में हुआ है, तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है ना, तो 1947 में इसका काम किसने किया? भारत ने। हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पाकिस्तान के लिए भी काम किया था, लेकिन भूल गए ये लोग, एहसान फरामोश हैं ये लोग। 1947 और हमारे जो देश 1947 में वो आजाद हुआ, 1948 तक हमारा देश यानी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम करती रही 1948। उसके बाद ये बना दिया गया है। भाई याद रखिएगा ये एग्जाम में आता है सवाल। इसके अलावा अगर देशों के बारे में बात करें तो म्यांमार भी है, म्यांमार के लिए भी हमारे देश ने काम किया है और पाकिस्तान के लिए भी काम किया है हमारे देश ने, यानी हमारी आरबीआई ने। अगला बैंक है फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी। इसका एक और नाम है जिसका नाम हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है, और ये स्टैब्लिश जो किया गया है 1957 में किया गया है, 1957 में। फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी, फेडरल बैंक वहां का सेंट्रल बैंक है जिसका एक और नाम हमने यहां पर दिया है। भाई इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यहां पर सेंट्रल बैंक्स तो हमने समझ ही ली है, कुछ आपसे पूछ सकता है जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अमेरिका की पूछ सकता है, चाइना की पूछ सकता है, पाकिस्तान की पूछ सकता है, न्यूजीलैंड की पूछ सकता है। याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे कि वहां का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है। अब हम अपने आरबीआई पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आरबीआई के बारे में जानना है। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से समझेंगे। सॉरी, अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हमारे भारत में कब की जाती है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे देश में 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में यह एक बैंक बनाया जाता है। क्या नाम है इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को बनाया जाता है।
कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर बनता है, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर किया जाता है। बट सवाल एक क्या आता है, देखिए सवाल आता है कि यह जो बैंक बना, यह बैंक किसकी सिफारिश पर बना। देखिए आपको याद रखना है कि हमारे देश में 1926 में 1926 में एक कमीशन बनाया गया और कमीशन का नाम रखा गया हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। ये दो व्यक्ति हैं। अगर आपको नाम से कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, हिल्टन अलग है, यंग अलग है। ये दोनों अंग्रेज भारत में आते हैं और इनको टास्क दिया जाता है कि आपको एक अपेक्स बैंक बनाना है, एक सेंट्रल बैंक बनाना है। तो बताइए आप कैसे कैसे बनाएंगे। तो भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन। ये किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो कि इकोनॉमी बेस्ड है, यानी रुपए पर संबंधित है। उनकी किताब को पढ़ करके हिल्टन यंग कमीशन को पूरा आइडिया मिल गया और इन्होंने भारत में एक एक्ट बनवाया और उस एक्ट का नाम रखा गया आरबीआई एक्ट 1934। 1934 का एक्ट बनाया गया। देखिए एक्ट कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका जनरली पहले एक्ट बनता है, जब बाद में एक्ट बनता है वो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। जैसे हमने नाबार्ड का आपको बताया, उसका बताया था, आरआरबी का। आरआरबी भारत में 1975 में स्थापित हुई थी, लेकिन उसका जो एक्ट बना था वो बाद में बना है। जैसे सेबी हमारे यहां पर पहले बन गया था, लेकिन एक्ट उसका 1992 में बना था, जबकि वो स्थापित 1988 में हो गई थी। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि एक्ट बाद में बनता है, लेकिन 90% केसेस में एक्ट पहले बनते हैं। क्योंकि पहले एक्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि पहले बजट आ जाता है और उसी बजट में यह व्यवस्था कर दी जाती है कि भाई जो हम ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कानून बना करके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कर दी जाती है। तो वो पैसा जो इंप्लीमेंट होता है, स्थापित जो होती है, वो अगले साल हो पाती है। भाई आपको समझ में आ गया होगा, एक साल पहले ही जनरली ये एक्ट बनते हैं। तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934, ये पहले ही बन जाता है और इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। जस्ट अ मिनट। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भाई इसका हेडक्वार्टर पहले आपका कलकत्ता में था, लेकिन इसे 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? कलकत्ता में, क्योंकि अंग्रेजों के लिए सबसे बेस्ट जो जगह थी वो कलकत्ता ही थी। उसके बाद इसको लाया गया मुंबई में और तब से लेकर 1937 से लेकर आज तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। शुरुआत में कहां था? कलकत्ता। आज कहां है? मुंबई। कब था कलकत्ता में? 1935 में, जब इसकी स्थापना की गई। लेकिन जब इसे मुंबई लाया गया तब समय क्या था? 1937। आगे देखते हैं। एक्ट हमने आपको बता दिया है, एक्ट का नाम क्या है? आरबीआई एक्ट 1934। और इस कमीशन का जो नाम है, जिसका नाम हमने आपको बताया हिल्टन यंग कमीशन, बड़ा पूछा जाता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। इतना पूछा जाता है कि भाई पूछेगा आपसे कि हिल्टन यंग कमीशन किसकी सिफारिश करता है? आरबीआई को बनाने की सिफारिश करता है और इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, देखिए रॉयल कमीशन दो थे, एक आरबीआई के लिए और एक और बनता है जो शिक्षा से संबंधित है। कभी कभार एक एग्जाम था, उसमें दे रखा था कि रॉयल एक्ट था, ऑप्शन में दे रखा था शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, के अलावा दे रखा था वस्त्रों से संबंधित, और भी एक और ऑप्शन था, लेकिन वहां पर कहीं भी आरबीआई नहीं था। तो याद रखिएगा, एक शिक्षा से भी संबंधित था, वो अलग है, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम यहां पर रॉयल कमीशन दूसरा नाम बता रहे हैं, हिल्टन यंग कमीशन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इस हिल्टन यंग कमीशन ने इस किताब को पढ़ा है। ये किताब है, तो अंबेडकर की ये किताब है और इस किताब का नाम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ रुपी एंड इट्स सॉल्यूशन। वैसे पूरा नाम ये देखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये पूरा नाम है। ठीक है भाई, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति की बहुत अच्छी समझ थी, संविधान को बनवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इकोनॉमी की भी समझ। कहते हैं कि इनके पास में 32 थी, 32
और इन्होंने कई सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर रखा था। आप जानते हैं कि संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता है। क्यों कहते हैं? हम संविधान की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आपको समझ, और उसमें हम आपको बता भी रहे हैं। संविधान हमारा लगभग पैरेलल चल रहा है, जैसा हमने आपको सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि आपको संविधान से संबंधित कभी भी कोई डाउट ही ना रहे, और उसी तरीके से डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश कर। भाई किताब याद रखिएगा, इस किताब को पढ़ करके आइडिया आता है और आरबीआई की स्थापना की जाती है। अभी आरबीआई ने जो हमारा अभी निकला है 1 अप्रैल 2024, इस समय पर इन्होंने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं, इसका सेलिब्रेशन किया है। तो यहां पर लिखा है ना 90 इयर्स जर्नी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की 90 साल की जर्नी रही है। और यहां पर ये भी इन्होंने एक वो दिया है टैगलाइन, जो कि स्टेबिलिटी ट्रस्ट ग्रोथ, ये दिया है एसटीजी। तो भाई याद रखिएगा, अभी अभी हाल ही में 90 वर्ष हमारे इसको पूरे हो चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बातें जानते हैं। और बातें क्या कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई क्या क्या रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष आरबीआई का क्या शुरुआत से यही है जो अब है? नहीं, शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से शुरू होकर के जाता है मार्च तक, 31 मार्च तक जाता, 31 मार्च। याद रखिएगा ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसीलिए शुरुआत फाइनेंशियल ईयर की जो होती है वो 1 अप्रैल को होती है। इसीलिए बहुत से लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, बट वो अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जरूर बताएंगे, बड़ी अच्छी कहानी है उसके पीछे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है। मार्च के बाद फिर अप्रैल आ जाता है, एक साल का फाइनेंशियल ईयर होता है भाई। तो यहां पर हमें फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई समझना है कि शुरुआत में क्या होता है। तो देखिए शुरू में जो होगा वो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक होता है, और यह कहानी चलती रहती है मार्च 1940 तक, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आपसे जब कथन कारक वाले जो सवाल पूछता है, जिसमें आपका कथन स्टेटमेंट दे देगा, उसका दे देगा कि भाई रीजन क्या था, तो ये आपसे मैच कराने के लिए जब भी आता है तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरी जानकारी होगी, आपकी समझ अच्छी होगी। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का कोई प्रीलिम्स एग्जाम है, आरओ एआरओ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको डेप्थ में पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर शुरुआत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, सॉरी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, नॉर्मल जो आपका जनरल एक ईयर होता है। बाद में इसको चेंज किया जाता है, और चेंज अभी की बात है 2021 की, इसमें चेंज होकर के होता है 1 जुलाई से 30 जून। अब आप देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया। अगर आप देखें तो यहां पर जुलाई से जून तक है, सिंपल आ रहा है जून, उसके बाद ये लास्ट यानी टोटल आपका देख रहे हैं ना, जून फिर जुलाई, यहां पर भी आपका ईयर वाइज चलता रहा नॉर्मल। शुरुआत में कैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, फिर इसको चेंज किया गया 1 जुलाई से 30 जून तक, लेकिन बाद में 2021 में इसमें परिवर्तन किया गया कि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो देखिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ ओनली। तो एक इसका फाइनेंशियल ईयर केवल 9 मंथ का भी रहा है। पूछ लेगा आपसे कि क्या आरबीआई का कभी कोई फाइनेंशियल ईयर कुछ कम समय के लिए भी रहा है? 1 साल के लिए होते हैं सभी, लेकिन यहां पर 9 मंथ का रहा है, क्योंकि इन्हें इसको चेंज करना था। जो इनका रूटीन था, जो स्लॉट चल रहा था कि भाई ये शुरुआत में जुलाई से जून चला रहे थे, उससे पहले जनवरी से दिसंबर चला रहे थे, इसको सेटल करना था, नॉर्मल करना था, जैसा कि भारत सरकार का है फाइनेंशियल ईयर वैसा ही करना था। तो मजबूरन क्या किया इन्होंने कि 1 जुलाई से शुरू किया और शुरू किया 31 मार्च तक, पूरे 9 मंथ हो गए। उसके बाद इन्होंने फिर 1 अप्रैल से शुरू कर लिया है 31 मार्च तक। फिलहाल यही है जो भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर है, वो इसका भी है, लेकिन शुरू में नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब इसका 9 मंथ। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ आरबीआई, जब शुरुआत में आरबीआई को स्थापित किया गया तो केवल 5 करोड़ की कैपिटल थी।
केवल 5 करोड़ की कैपिटल थी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं। नोट प्रिंट की बात करते हैं कि भाई नोट प्रिंट इसने कब शुरू किया करना। तो आरबीआई के द्वारा नोट प्रिंट जो शुरू होते हैं वो होते हैं 1938 में, 1938 में इसने शुरू किया है। और यह केवल 5 रुपए का ही नोट था, पहला नोट। कि यहां पर वही हमने पिक्चर लिया हुआ है, कि वही पिक्चर है जो पहली बार नोट प्रिंट आरबीआई के द्वारा किया गया था। 5 रुपए का, केवल 5 रुपए का उसने प्रिंट किया। बाद में धीरे धीरे बाकी के नोट्स भी उसने प्रिंट करना शुरू किए। आपसे सवाल है हमारा कि अगर आरबीआई ने 1938 में नोट प्रिंट करना शुरू किया, बट इससे पहले भी तो नोट प्रिंट होते थे, इस नोट प्रिंटिंग का पहले काम कौन कर रहा था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके आप हमें बताइए। आपको बताना है कि इस काम को 1938 से पहले कौन कर रहा था, यानी नोट प्रिंट कौन करता था आरबीआई से पहले। समझ में आ गया? 5 रुपए का नोट प्रिंट होता है, 1938 से इसकी शुरुआत होती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके एक बार हमें बताइए। भाई आगे देखते हैं। अगर कहें कि पहले तो यह बैंक एक प्राइवेट बैंक था, शुरुआत से 5 करोड़ की कैपिटल के साथ, लेकिन जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो फिर सोचा जाता है कि इस बैंक को खरीद लिया जाए, इस बैंक के शेयर होल्ड कर लिए जाएं। तो भारत सरकार इसको खरीदती है, और खरीदना हमारे देश में नेशनलाइजेशन कहलाता है, राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो इस आरबीआई को सरकारी बनाया गया। शुरुआत में प्राइवेट था, लेकिन बाद, और शुरुआत में ये पब्लिक डीलिंग भी करता था, लोगों के अकाउंट खोलता था, बुजुर्गों के अकाउंट। जैसे हो सकता है कि जो अब तो दादा परदादा पहले कभी रहे हो, 1937 के समय के या 1935 के समय के जब ये बैंक बना है, उस समय पर ये बैंक नोट प्रिंट करना तो 1938 में शुरू किया, लेकिन अकाउंट शुरू से खोलता। लेकिन 1949 में इस बैंक को खरीद, याद रखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। 1 जनवरी 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण, यानी इसको खरीद लिया गया, और इससे बोल दिया अब आप किसी का अकाउंट नहीं खोलेंगे, ठीक है, पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, नहीं करेंगे। ऐसा कैसे बोला? ये एक्ट बनाया, तो नेशनलाइजेशन कर दिया और इस एक्ट को बनाया, और एक्ट का नाम संसद के द्वारा पास करके इसका नाम रखा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बनाया। इसी में पावर दी गई कि अब आपको अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है, अब जितने भी बैंक हैं उन सब बैंकों को कंट्रोल आप ही करेंगे। साथ में जो बैंक नहीं बनना चाहते हैं उन्हें लाइसेंस भी आप ही देंगे। सारी पावर्स इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई को दे दी गई और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो आपको याद रखना है कि इसे पावर मिली है, तो फिर आप सोचेंगे कि वो जो अकाउंट खोलते थे इसके द्वारा जो खोले गए थे वो कहां गए? वो सब एसबीआई में ट्रांसफर कर दिए गए थे, और इसका काम अकाउंट ओपनिंग से बंद। अब ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता है, ठीक है। बाकी सभी लोग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, सभी बैंक कर रहे हैं, मतलब कि जो अकाउंट खोलना, लोगों के अकाउंट खोलना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, ये सब काम है, बट इसका अब ये काम नहीं। समझ में आ गया है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो बनाया गया, ये आरबीआई को पावर देता है, और इसी एक्ट को पावर देने की वजह से बैंकिंग का संविधान भी कहा जाता है। बड़ा ही इंपोर्टेंट एक्ट है, याद रखिएगा। भारतीय बैंकिंग का संविधान इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बैंकिंग में पावर जो मिलती है, आरबीआई को जो पावर मिली है वो इसी एक्ट के थ्रू मिली है। संसद ने ये एक्ट बना करके आरबीआई को पावरफुल बना। भाई याद रखेंगे। अब हमें यहां पर आरबीआई के फंक्शंस भी समझ लेने हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहां पर हमें आरबीआई के फंक्शंस भी समझ लेने हैं कि आरबीआई काम क्या करता है। तो देखिए, आरबीआई सबसे पहला काम करता है मौद्रिक नीति बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी भारत में किस प्रकार काम करती है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे। आपके बैंकिंग का कोई इंटरव्यू हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, ऐसा हो नहीं सकता कि यहां से सवाल ना पूछे जाएं मॉनेटरी पॉलिसी से। तो पहले हम आरबीआई को समझेंगे, उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज को समझेंगे। बारी बारी से समझते हुए चलेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की श्योरिटी है। भाई यहां पर हमने बता दिया कि मौद्रिक नीति बनाना, इसका निर्माण करना इसका एक मुख्य काम। इसके अलावा दूसरा है बैंकों का बैंक। किसी भी बैंक को अगर पैसे की जरूरत होती है, यानी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, तो यह आरबीआई से पैसा उधार लेता है, इसीलिए कहते हैं इसे बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंकर टू दी बैंक्स। इसके बाद अगर गवर्नमेंट को भी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इन दोनों में से किसी को भी पैसे की जरूरत होती है, पैसा किसके पास लेने जाते हैं, आरबीआई के पास लेने जाते हैं। कैसे लेते हैं सब बताएंगे, लेकिन हम यहां पर फंक्शंस देख रहे हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये सरकार का भी बैंक है, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, सरकार का भी बैंक है। इसके अलावा बड़ा प्रमुख काम, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में रुपए जो प्रिंट किए जाते हैं, सिवाय 1 रुपए के, सिक्के की बात नहीं कर रहे, 1 रुपए का जो नोट होता है उसे छोड़कर बाकी अन्य नोटों को यही प्रिंट करवाता है। प्रिंट कहां होते हैं, कहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, इन सब के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आरबीआई की सब्सिडरीज। और अगर आपके पास कोई सिक्का है तो उसे कैसे पहचानेंगे कि वह सिक्का कहां पर डाला गया था। तो आपको याद रखना है कि 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सभी नोटों को यही प्रिंट करता है, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो और 500 का हो, सभी को प्रिंट आरबीआई ही करता है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर देखें कि और क्या काम करता है, नए बैंकों को लाइसेंस देता है। कोई नया बैंक अगर बनना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन देना होगा, कहां पर, आरबीआई में, और आरबीआई परमिशन दे करके लाइसेंस देता है। तो अगर किसी को बैंक बनाना हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाना हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना हो, पेमेंट बैंक बनाना हो, सबको लाइसेंस देने का काम, ये भी समझ में आ गया है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। आरक्षित और विनिमय विदेशी मुद्रा जो होती है, रिजर्व एंड एक्सचेंज फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर जैसे कोई अदर करेंसी है, उसे रिजर्व रखने का काम आरबीआई का ही है और उसे बदलने का भी काम आरबीआई का है। तो रिजर्व और एक्सचेंज करने का काम इसका है, हमारी आरबीआई का, फॉरेन करेंसी को रिजर्व और एक्सचेंज करने। देखिए अगर आपके पास में कोई करेंसी है किसी दूसरे देश की, तो आप किसी भी बैंक से जाकर के उसे चेंज करा सकते हैं, बट वहां लिमिट है। किसी भी बैंक को रिजर्व रखने की पावर नहीं है, केवल कुछ अमाउंट वो रख करके एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन बल्क में अमाउंट फॉरेन करेंसी को रिजर्व रखने का अधिकार हमारी आरबीआई को है और किसी को नहीं। ठीक है भाई, ये भी आपको समझ में आ गया। आगे एक प्रश्न यहां पर, एक पॉइंट ये है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है कि अगर कहीं भी कोई चारा नजर न आए तो फाइनली यही काम करता है। कहीं कोई चारा ना हो तो यही आपको लोन देगा। बैंकों को कहीं से लोन नहीं मिलता तो ये लोन देता है। बात समझ में आ गई है आपको? बात समझ में आ गई है भाई। यहां पर हमने फंक्शन समझ लिए हैं कि आरबीआई के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। आरबीआई के फंक्शन आपको समझ में आ गए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, और जो प्रिंट करेंसी है, करेंसी को प्रिंट करना, प्रोवाइड लाइसेंस फॉर न्यू बैंक्स, नए बैंकों को लाइसेंस देना। इसके अलावा हमने यहां पर देखा कि रिजर्व करना, करेंसी को रिजर्व करना, एक्सचेंज करना, ये देखा। वर्क एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जो बैंक है, जो बैंकों के लिए सबसे लास्ट में जो साधन बनता है वो हमारा आरबीआई, गवर्नमेंट को भी लास्ट में यही पैसा देता है, अंतिम ऋणदाता इसे कहते हैं। अब यहां पर भाई गवर्नर्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो हेड होता है आरबीआई का
उसे हम गवर्नर कहते हैं। सबसे बड़ा जो हेड होता है गवर्नर कहते हैं। ओके, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक गवर्नर राज्यों में भी होता है, वो राज्यपाल है। यहां पर इत्तेफाक है कि उस पोस्ट का नाम जो सबसे बड़ा है उसका नाम हेड होना चाहिए था, लेकिन यहां गवर्नर नाम है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आरबीआई का गवर्नर अलग है, वो राज्यों के गवर्नर अलग है। हालांकि आप जानते होंगे, बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा यहां पर भी डाउट होता है, तो हम सभी को लेकर चल रहे हैं। जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है उनको भी पढ़ाएंगे, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको भी साथ लेके भाई, सबका साथ सबका विकास होगा। ठीक है भाई, तो छोटी बातें भी बताएंगे और बड़े से बड़ी बातें भी, जो आपने जो बहुत समय से पढ़ रहे हैं, 10-10 साल 5-5 साल से जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको भी बहुत कुछ मिलेगा यहां। तो यहां पर अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो है एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर्स, कि गवर्नर जो सबसे बड़ा हेड होता है आरबीआई का, यह कैसे बनता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा जो आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, यही तो एक्ट बनाया गया था आरबीआई का। इसका अगर आप देखें, इस एक्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको हम सेक्शन कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसमें जो 8वां नंबर लिखा है, इसी में धारा फर्स्ट सब 8, ये जो सेक्शन है 8 फर्स्ट, इसमें लिखा है कि जो गवर्नर होगा उसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट पीएमओ करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करेगा। यानी प्रधानमंत्री को पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या प्रधानमंत्री को पावर होती है इस आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करने। याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं करता है, पीएमओ करता है, जैसा कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8 फर्स्ट में लिखा हुआ। ठीक है भाई, ओके। अब आगे बात कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो सिंपल, जो भी गवर्नर बनेगा वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए बीएससी कुछ भी हो चल जाएगा। हालांकि पहुंच नहीं पाते हैं लोग, लेकिन बता रहे हैं ये क्वालिफिकेशन है इसकी। इसके अलावा इसका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एक्सपीरियंस किसका? फाइनेंशियल सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन हमने देखा कि प्रेफरेंस जो मिलती है ज्यादातर वो या तो किसी आईएएस को मिलती है, या फिर किसी आईआरएस को मिलती है, या फिर किसी इकोनॉमिस्ट को मिलती है, इकोनॉमिस्ट, या फिर किसी पीएचडी होल्डर को मिलती है, या कोई बैंक का एमडी रहा हो। बैंक एमडी हो सकता है, कलर आपको ना दिख रहा हो, येलो कलर ही ले लें। तो भाई आप याद रखिएगा, प्रेफरेंस जो अब तक दी जा रही है वो आपका या तो आईएएस हो, आईआरएस हो, इकोनॉमिस्ट हो, पीएचडी हो, बैंक का एमडी हो, या फिर बहुत सीए रहा हो। बड़ी समझ होती है सीए को, तो इन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। याद रखिएगा, एक्सपीरियंस में कहीं मेंशन नहीं है कि 2 साल का चाहिए कि 4 साल का, बट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री है, अपने हाथ नहीं बांधेगा वो, उसे खुली एक आजादी चाहिए, उसकी मर्जी। अगर उसे लगता है कि कोई नॉर्मली हल्का सा एक्सपीरियंस लिए हुआ, वो उसको बना देगा। ये पूरा का पूरा अधिकार पीएमओ को दे रखा है। ठीक है भाई, आगे अगर एज की बात करें तो इसकी मिनिमम एज क्या रहनी चाहिए, तो एज यहां पर है 35 ईयर, और मैक्सिमम जो एज है वो है 62 ईयर, 62 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए अधिकतम। अगर बात करें कार्यकाल की, टेन्योर की, तो टेन्योर जो होगा वो रहेगा 5 साल, 5 ईयर। और वो कैसे? 3 साल ऑफिशियल, 2 साल एक्सटेंडेड। 3 साल का ऑफिशियल होता है और 2 साल उसके काम को देखते हुए बढ़ा दिया जाता है। बट एग्जाम में आएगा तो पूछेगा आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, तो बताएंगे 5। जब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देगा तो कहेगा ऑफिशियल कितना है, 3। जब तक ऑफिशियल ना लिखे, भाई 5 ही टिक करना, 5 ही सही है, 5 का ही कार्यकाल होता है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास में देखें कि अब तक जितने भी गवर्नर रहे हैं, क्या सबका 5 साल रहा है? नहीं, बहुत से ऐसे भी हैं
जिनका 5 साल से ज्यादा रहा है। हमने बताया ना, प्रधानमंत्री अपने हाथ नहीं बांधेगा, प्रधानमंत्री को आजादी है, वो चाहे तो 5 साल से भी ज्यादा किसी का कर सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो 5 ही बताएंगे, 5 ही नॉर्मली रहता है, 3 साल प्लस 2 साल, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी गवर्नर रहे जिनका कार्यकाल 5 साल तो छोड़ो, उनका 1 साल भी नहीं रहा है, बहुत कम समय के लिए रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। कम समय के लिए भी, मान लीजिए कि आपकी पीएमओ से नहीं बन रही है, आप गवर्नर बने, हटा देंगे आपको, 3 महीने रह के 4 महीने रह के हटा देंगे। उर्जित आर पटेल का नाम आप जानते हैं, कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया उनका, उन्हें हटा दिया गया। कर रहे होंगे, कोई बात होगी बताएंगे आगे। जैसे कि रघुराम राजन बड़े अच्छे गवर्नर रहे हैं, उनका भी डिस्प्यूट हुआ था अरुण जेटली से, क्या प्रभाव पड़ा बताएंगे आगे, ठीक है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी में वहां पर जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको समझाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे इस बैंकिंग में बहुत कुछ चेंज हुआ है। वो क्या चेंज हुआ है वो बता दें, ठीक है भाई। अगर आपका एग्जाम में आएगा, पूछेगा गवर्नर का कार्यकाल कितना, तो बताएंगे 5 साल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भाई कि अब तक जितने भी गवर्नर रहे हैं उनमें पहले गवर्नर कौन थे, दूसरे गवर्नर कौन थे, और इनके बारे में जहां जहां हमने हाईलाइट किया है, एटलीस्ट उनको तो याद रखना ही रखना। वैसे बताएं, अब तक जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं वो रहे 25, और फिलहाल जो शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, ये 25वें नंबर के हैं। बट भाई आपको जो है इन 25 में से 8, 7, 8 के आसपास याद रखने हैं, जो जिनसे प्रमुख सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कि भाई बताइए, जब हमारे देश में ये आरबीआई स्थापित किया गया, जो कि कलकत्ता में बना था 5 करोड़ की कैपिटल के साथ, ये उस समय पर गवर्नर कौन थे, उस समय पर गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर जो बने, सर ओसबॉर्न स्मिथ बने, सर ओसबॉर्न स्मिथ यहां पर पहले गवर्नर बने हैं। इनका कार्यकाल जो रहा है वो रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून 1937 तक रहा है। अब जानते हैं कि 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई लेके आए, और तब से लेकर मुंबई है। तो मुंबई जाते टाइम इन्होंने मना कर दिया, ओसबॉर्न स्मिथ ने, कि मैं अब वहां पर गवर्नर नहीं रहना। ऐसे में कवायद शुरू हुई कि कौन रहेगा गवर्नर, तो मिल गया टेलर। और टेलर कौन है? सर जेम्स टेलर। ये जेम्स टेलर जो है, अब याद करने के लिए बताया आपको, मतलब इसको बाकी में दर्जी समझ लें आप, नहीं दर्जी नहीं है। सर जेम्स टेलर जो है ये दूसरे व्यक्ति बने जो कि आरबीआई के गवर्नर, या आरबीआई के गवर्नर है। इनका जो कार्यकाल है वो 1 जुलाई 1937 से लेकर 17 फरवरी 1943 तक रहे। यहां पर हम जो कार्यकाल की बात कर रहे हैं वो थोड़ा जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं, अदरवाइज सबके कार्यकाल आपको याद नहीं रखने। तीसरे और मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पर हमने हाईलाइट किया हुआ ना, याद रखिएगा, वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तीसरे जो है वो याद रखेंगे, जिनका नाम है सीडी देशमुख। आपको नाम से भी पता चल रहा है, ये दोनों जो बागड़ बिल्ले आपको दिख रहे हैं ये अंग्रेजों के नाम है। तो पहले ये अंग्रेजी थे, लेकिन बाद में जब तीसरे बनते हैं तो इनको भारतीय जो है इनको बनाया जाता है। तो पहले आरबीआई के गवर्नर जो भारतीय थे, ये पूछेगा सवाल, तो याद रखिएगा सर चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख, सीडी देशमुख इनको बोलते हैं, सीडी देशमुख। ये पहले भारतीय गवर्नर बने, पहले भारतीय, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। लेकिन आरबीआई के पहले गवर्नर पूछेगा तो सर ओसबॉर्न स्मिथ आप बताएं। इसके बाद और भी गवर्नर आए, बस हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, बट जहां पर हाईलाइट किया है वो जरूरी है। देखिए, पहला 5वां है कृष्णनाथ गणेश, और 6ठा है HVR आयंगर, और 7वां है परेश चंद्र भट्टाचार्य। 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप याद करिए, इस समय याद करिए, ये समय, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, ये समय देखिए, ये समय वही है जब हमारे देश में पहला नेशनलाइजेशन किया जाता है। और पहला नेशनलाइजेशन में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, उन्हें सरकार खरीदती है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर। लेकिन आपको तारीख बता, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि वो तारीख जरूर बताएंगे
कि जो पहला नेशनलाइजेशन हुआ उसकी तारीख क्या है, जरा कमेंट करके हमें बताइए। हमें लगना चाहिए कि हमारी जो मेहनत जो आपके लिए कर रहे हैं वो सफल हो रही है कि नहीं। कमेंट करके बताइए कि पहला नेशनलाइजेशन किस तारीख को हुआ। 1969 में हुआ, ये हमने आपको बता दिया। इस समय पर एल के झा यानी लक्ष्मीकांत झा गवर्नर थे, ये याद रखने हैं, 8वें नंबर के गवर्नर। इसके बाद 9 इंपोर्टेंट नहीं है, भास्कर नामदेव आदरकर हैं ये। इसके बाद जगन्नाथन है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। इसके बाद निर्मल चंद्र सेन गुप्ता हैं, कोई इंपोर्टेंट नहीं। के आर पुरी और मैदा बोलू नरसिम्हन भी आप 13 नंबर याद रखेंगे। अब आते हैं 14वें नंबर के, बड़े इंपोर्टेंट हैं, आई जी पटेल। आई जी पटेल, आई जी पटेल बनाए जाते हैं 14वें नंबर पर। फिर से याद करिए ये कौन सा समय है, ये समय है जब दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ। 200 करोड़ की कैपिटल के साथ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको बताना है कि 1980 में यह राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन तारीख क्या है। एग्जाम में आजकल डेप्थ में पूछने लगा है भाई, आप इन सब चीजों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तारीखें आने लगी। एग्जामिनर भी अब पक गया है ऊपर ऊपर से सवाल पूछ करके, वो अब डेप्थ में जाने लगा है, तो तारीखें याद रखिएगा दोनों की। तो उसकी तारीख का कमेंट आपने कर दिया होगा। अब एक कमेंट करके आप हमें बताइए कि ये दूसरा नेशनलाइजेशन 1980 में होता है, लेकिन किस तारीख को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। आई जी पटेल उस समय पर गवर्नर। के बाद बड़े इंपोर्टेंट हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15वें नंबर के गवर्नर बने। इनका समय आप याद रखिएगा, 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारत के आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, नोटों पर साइन इनका होता है। मनमोहन सिंह यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, जो बाद में हमारे 1991 से लेकर 1996 तक ये वित्त मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री। इसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक ये हमारे पीएम भी रहे। तो एकमात्र आरबीआई के गवर्नर जो गवर्नर भी रहे हो, जो वित्त मंत्री भी रहे हो, और जो आपके प्रधानमंत्री भी रहे हो, ये एकमात्र व्यक्ति हैं। 15वें नंबर के मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े ही समझदार, बड़े ही होशियार आदमी थे। मतलब अब तो बुजुर्ग हो गए थे, मतलब का हमारा उस समय पर भी थे, आज भी होंगे भाई। यहां पर मनमोहन सिंह के बारे में हमने बात कर रही। अब एक और प्रमुख है, इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अमिताभ घोष जो आरबीआई के 16वें नंबर के गवर्नर बने, ये दरअसल बड़ा ही कम समय तक काम कर पाए। अगर आप देखें तो जनवरी और फरवरी, जनवरी 15 को ज्वाइन करते हैं और 4 फरवरी को छोड़ देते हैं, तो 19 से 20 दिन। आप यहां पर लिख सकते हैं सबसे छोटा कार्यकाल जो अब तक रहा, सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो इनका रहा है मात्र 20 दिन का, सबसे छोटा कार्यकाल, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद इंपोर्टेंट नहीं है, राम नारायण मल्होत्रा आते हैं, श्री वेंकट रमन आते हैं, चक्रवर्ती रंगराजन आते हैं, विमल जालान आते हैं। इनके नोट आज भी हमारे मार्केट में दिखते हैं हमें। और इसके बाद ये आते हैं याबी रेड्डी और दुब्बरी सुब्बा राव। इसके बाद रघुराम राजन, बड़े इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सवाल नहीं आएगा। उर्जित आर पटेल अभी कुछ ही समय पहले हमारे गवर्नर थे, लेकिन अब 25वें नंबर के हैं, जिन्होंने 12 सितंबर 2018 में कार्यभार संभाला है। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के, याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। और अब हम बात करते हैं इन्हीं गवर्नर के बारे में। इनका जो जन्म हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, और बीए इन्होंने किया है सिंपल, और उत्कल यूनिवर्सिटी से यहां पढ़ाई कर चुके हैं। ये सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, और सिविल सर्वेंट का मतलब है कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो 1 रुपए को छोड़ करके बाकी सभी नोटों पर साइन करता है। लेकिन ये जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनका 1 रुपए के नोट पर भी साइन है, जिसपे कि आरबीआई का गवर्नर साइन नहीं करता है, एक फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव ही साइन करता है। लेकिन इनका है, ऐसा क्यों? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है पूछिएगा, हम बताएंगे भाई। तो यहां पर ये एक आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं, और अब ये शक्तिकांत दास
यहां पर गवर्नर का पद संभाल रहे हैं। अभी जो हमने आपको बताया 25 की 25 लिस्ट दिखाई है, इसमें से थोड़ा सा फिर से रिकॉल करके पहले नंबर के याद रखने हैं, सरोज स्मिथ, ये पहले नंबर के हैं इसलिए। दूसरे सीडी देशमुख याद रखने हैं, ये पहले भारतीय गवर्नर बनाए जाते हैं। सर बेनेकल रामा राव चौथे नंबर के जो हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इनका सबसे लंबा कार्यकाल है, 7 साल से ज्यादा तक इन्होंने काम किया, तो सबसे लंबा कार्यकाल है। हम यहां पर मेंशन भी कर देते हैं, यानी सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल 7 साल से ज्यादा, याद रखिएगा चौथे नंबर के हैं। इसके बाद 8वें नंबर के एल के झा, इनके समय पर फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ। इसके बाद आईजी पटेल, इनके समय पर सेकंड नेशनलाइजेशन हुआ 14वें नंबर के। 15वें नंबर से मनमोहन सिंह, आप जानते हैं मनमोहन सिंह के समय पर बहुत सारी चीज हुए हैं। अमिताभ घोष सबसे छोटा कार्यकाल, जैसा कि अभी हमने यहां पर लिखा है ना सबसे बड़ा, तो यहां पर होगा सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। आगे भाई शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। तो एटलीस्ट हमने यहां पर आपको पहले ही बता दिया था कि इतने तो याद कर ही लेना। कौन कौन से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों के बारे में याद रखना। आपके गवर्नर का ऊपर जो भी सवाल आएगा यहां से बाहर नहीं। आगे बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा एक पॉइंट याद रखिएगा, हम बार बार याद कर रहे हैं, वो आपको बता दें। चलिए वो पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे भारत के आरबीआई ने देश आजाद होने के बाद 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया है। पूछ सकता है आपसे सवाल, इसलिए आपको बता रहे हैं, कहीं मेंशन कर लीजिएगा। के अलावा म्यांमार के लिए भी काम किया है, तो म्यांमार हो या फिर आपका ये हो पाकिस्तान, दोनों के लिए हमारी आरबीआई ने काम किया सेंट्रल बैंक के रूप में। बाद में उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक बना दिए, फिर हमने उनका काम छोड़ा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, इसमें कौन कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होता है? जो इसके हेड ऑफिस में बैठता है, जो कि मुंबई में है। तो एक तो गवर्नर है, ये आप जान गए हैं, एक गवर्नर, बाकी इसी गवर्नर के अंडर में 4 डिप्टी गवर्नर भी रहते हैं, जो कि वो जो मुंबई में ऑफिस है उसी में बैठते हैं। एक आपका ऑफिस जो हेड ऑफिस है उसमें गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, 4 ही लोग हो गए, 5 लोग हो गए। इसके बाद 4 और होते हैं, इनको बोलते हैं लोकल बोर्ड गवर्नर। दरअसल हमारी आरबीआई का एक हेड ऑफिस है, 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं। 4 रीजनल ऑफिस कहां कहां पर हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। यहां 4 जगहों के लिए इन्होंने अलग से गवर्नर्स बनाए हुए हैं। अब उनको भी गवर्नर बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा समझा के आपको बता देते हैं भाई। ये बताइए, हमारा ये भारत, और भारत में ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपका पड़ गया दिल्ली, यहां पर पड़ गया मुंबई, यहां पर पड़ गया आपका चेन्नई, और यहां पर पड़ गया कलकत्ता। ये इसको संभालता है, इस क्षेत्र को, ये इस क्षेत्र को संभाल रहा है, ये इस क्षेत्र को संभाल रहा है, और ये इस क्षेत्र, पूरा भारत कंट्रोल में कर रहा है आरबीआई। तो इन ऑफिसेस के लिए इन्होंने, आरबीआई ने अलग से गवर्नर नियुक्त किए हैं। तो अब इन गवर्नर को, इनको भी गवर्नर बोल दोगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो पहचान कैसे होगी कि हमारा मेन वाला गवर्नर कौन सा है? इसीलिए इनका नाम अलग से रखा हुआ है लोकल बोर्ड गवर्नर। याद रखिएगा, लोकल बोर्ड गवर्नर होते हैं, जो कि इनका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन ऑफिस को संभालते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और देखिए 2 लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री से भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट करके जाते हैं, और 10 लोग वेरियस फील्ड से आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। जैसे इनको देखिए, यहां पर आपको बताएं कि ये जो 10 लोग हैं, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, बस एक्सपीरियंस के बेस पर ये आरबीआई में शामिल कर दिए जाते हैं। और ये शामिल करता है भारत सरकार। भारत सरकार, जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, उसी को अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन इनका न तो कोई कार्यकाल होता और ना ही इनकी कोई एलिजिबिलिटी होती, इसीलिए इनको बोलते हैं टेम्पररी गवर्नर्स। याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम में पूछ ले कि टेम्पररी गवर्नर्स कितने हैं, तो हमारे 10 हैं।
जिनमें आपने नाम सुना होगा आनंद महिंद्रा। महिंद्रा जो ट्रैक्टर आता है उस कंपनी के मालिक हैं। महिंद्रा जो है उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे ज्ञाता है, तो ये आरबीआई में अपने सुझाव देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है वो लोग यहां पर भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जिन्हें हम टेम्पररी गवर्नर कहते हैं। ठीक है, इनको लोकल बोर्ड गवर्नर कहते हैं, इनको डिप्टी गवर्नर, मेन आपका गवर्नर। ठीक है, अब एग्जाम में आया सवाल क्या आया कि बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? तो सबको गिन लीजिए, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 लोकल बोर्ड गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 10 आपके वेरियस फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से, या फिर जो टेम्पररी गवर्नर। टोटल गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई में। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नंबर पूछ लिए गए 21 टोटल। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया है आपको? आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट तो रहा नहीं होगा। अगर है तो कमेंट कर दो, हम बता देंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर जो डिप्टी गवर्नर की हमने बात की है, इनको याद करना है कि फिलहाल कौन कौन डिप्टी गवर्नर हैं। गवर्नर के बारे में तो हमने लिस्ट देख ली है, तो डिप्टी गवर्नर के बारे में देख लेते हैं फिलहाल कौन कौन है। एग्जाम में यहां से भी सवाल बनते। जनरली हमारा जो पीएमओ है, सेक्शन 8 फर्स्ट आरबीआई एक्ट सेक्शन 8 फर्स्ट के तहत इन्हीं डिप्टी गवर्नर्स में से ज्यादातर टाइम्स इन्हीं में से किसी को गवर्नर बनाता है सीनियरिटी के हिसाब से। देख लीजिए, इन्हीं में से शायद हो सकता है आने वाले समय में शक्तिकांत दास के बाद यही इन्हीं में से कोई व्यक्ति बनेगा आरबीआई का गवर्नर। तो एक तो है गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और कार्यकाल कितना? 5 साल रहेगा, 5 साल 3+2। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो इसका कार्यकाल 4 साल होता है। डिप्टी गवर्नर 4 साल, गवर्नर 5 साल। डिप्टी गवर्नर में एक नाम याद रखेंगे जिनका नाम है माइकल देव पात्रा। एक नाम माइकल देव पात्रा, हमारे डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देव पात्रा। दूसरे याद रखेंगे टी रविशंकर, दूसरा टी रविशंकर, और तीसरा याद रखेंगे एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, और चौथा याद रखेंगे स्वामीनाथन जानकी रमन। एक ही नाम है, स्वामीनाथन जानकी रमन। ये ज्यादातर लोग यहां पर दक्षिण भारत से आते हैं। हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर चलन है या तो डॉक्टर बनते हैं या फिर इंजीनियर, और दोनों में से कोई नहीं बन पाते हैं तो फिर आईएएस की तैयारी करते हैं या फिर आईएएस बन जाते हैं, और नहीं बन पाते तो कुछ और कर लेते हैं। लेकिन अगर दक्षिण भारत में देखें तो वहां पर ज्यादातर लोग ज्यादातर मैथ और उसमें नहीं जाते हैं, मैथ और बायोलॉजी कम करते हैं पसंद। वहां पर ज्यादातर इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ते हैं, अकाउंट ज्यादा पढ़ते हैं, और फिर तैयारी करते हैं सीए की। तो सीए या तो बन गए ठीक, और नहीं बन पाते तो फिर वो बड़े इकोनॉमिक्स बन जाते हैं या फिर आईआरएस बन जाते हैं। आईआरएस भी तैयारी करने के बाद आप जानते हैं, और आईआरएस की प्रेफरेंस जो देते हैं दक्षिण भारत के लोग। तो आप जब बैंकों में नाम सुनते हैं ज्यादातर लोग दक्षिण भारत के इसीलिए क्योंकि वहां पर चलन है। आपने राजस्थान में भी मीणा, एक मीणा का नाम सुना होगा, वहां पर मीणा में चलन है, वहां पर सरकारी नौकरियों में ज्यादातर आपको मीणा ही मिलेगा। तो होता है किसी किसी कम्युनिटी में, किसी एरिया में एक चलन ही चलता है, वहां पर चलन है आईआरएस बनने का, सीए बनने का या इकोनॉमिक्स बनने का। हमारे उत्तर भारत में है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईएएस बनने का। ठीक है भाई, चारों याद हो जाएंगे। ओके, आरबीआई के जोनल ऑफिसेस आपको और बता दें कि जोनल ऑफिसेस कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने बताया, एक है दिल्ली में, दूसरा एक और याद रखना है जो कि मुंबई में है, तीसरा याद रखना है चेन्नई में है, और चौथा याद रखना है आपको कलकत्ता में है। फिर से याद करिएगा, फर्स्ट नंबर आपका है दिल्ली में, ठीक है, दूसरा आप याद रखिएगा, दूसरा है हमारा मुंबई में, तीसरा याद रखिएगा हमारा है चेन्नई में, और चौथा है हमारा कलकत्ता। चारों आप इसके जोनल ऑफिसेस याद रखिएगा, जोनल ऑफिस। ओके, रीजनल ऑफिसेस, जोनल ऑफिस याद रखिएगा, 4 हमारे ये ऑफिसेस। अब बात कर लेते हैं क्या इसके अलावा कोई ऑफिसेस नहीं है? इसके अलावा भी और ऑफिसेस हैं जिन्हें हम रीजनल ऑफिसेस के नाम से जानते हैं। जोनल ऑफिस 4 हो गए, और बाकी के रीजनल ऑफिसेस, और रीजनल जो ऑफिसेस हैं ये इनकी संख्या बहुत है। हर राज्य में एक कम से कम मिल ही जाता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पर डबल डबल है। जैसे हम देखें अपने उत्तर प्रदेश में, तो देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश में ये रहा, कलर ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में ये रहा कानपुर, और ये रहा लखनऊ में।
यहाँ पर देखिए श्रीनगर में है, जम्मू में है, शिमला में है, चंडीगढ़ है, देहरादून है, नई दिल्ली है, जयपुर है, और यहाँ पर देखिए अहमदाबाद है, भोपाल है, नागपुर है, बेलापुर है, मुंबई है। तो महाराष्ट्र में भी 2 जगह हो गया, और पणजी है गोवा में, बेंगलुरु है, कोची है, और त्रिवेंद्रपुरम है, चेन्नई है, हैदराबाद है, रायपुर है, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, रांची है, पटना है, शिलोंग है, गंगटोक है, ईटानगर है, कोहिमा है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, आइजोल है और अजरतला है। भाई अपडेटेड है। फिलहाल अगर संख्या गिनेंगे आप तो इसकी संख्या है 33, फिलहाल 33 है, बिल्कुल अपडेटेड आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमने यहां पर मैप लिया है ये आरबीआई के द्वारा ही दिया गया है, हम आरबीआई के द्वारा ही दिया गया है। उसी ने हमें बताया कि हमारे जो ऑफिस हैं भाई अब बढ़कर के 31 नहीं 33 हो चुके हैं, तो 2 और बड़े हैं। अपडेटेड आपको दे रहे हैं 33 ऑफिस है फिलहाल। कहां कहां पर है वो हमने आपको बताया। हमें लगता है कि आपका कोई प्रश्न नहीं होगा, अगर है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप प्रश्न करिए, हम आपको जवाब देने को तैयार हैं। सारी चीजें डिटेल से बताने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी बनाने में बड़ा टाइम लगता है, कंटेंट अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। भाई अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कैसी भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जो आप देख रहे हैं ना पीपीटी बनाना, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना, ये सब बड़ी मेहनत का काम है। तो इस मेहनत के लिए मोटिवेशन भी जरूरी है आपके सब्सक्राइब करने से। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर और मोटिवेशन दिलाना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने शेयर, अपने ग्रुप्स में, जो आपके मित्रों के ग्रुप्स होंगे या आपके जो हम स्टडी करते हैं उनमें आप शेयर करिए, जिससे कि इसकी रीच बढ़ सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इस बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा यह है कि जब भी हम लेक्चर आपको लाइव प्रोवाइड कराएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर बड़ा फायदा है, क्योंकि टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको मिलता रहता है, डेली आता है। किसी का पीडीएफ देना होता है, हम टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं, तो इससे भी जुड़ जाइए। यहां पर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे और वीकली करंट अफेयर मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर किसी पर भी सर्च करते हैं ऐट लगाइएगा, रणधीर एजुकेशन करके सर्च करेंगे, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब पर मिल जाएंगे। लोगो हमारा ये पहचान आप देख लीजिए, ये हमारा लोगो है, आपको कहीं भी मिल। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिलेगी, ठीक है भाई। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न जरूर पूछिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।